गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं एल आर मीणा। पिछले कालांश में मैंने मानव का अध्यापनिक तंत्र पढ़ाया था। आज मैं पाठ नंबर 22 मानव का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ाऊंगा, तो जुड़े रहिए। अब आपके सामने जो मानव का पाचन तंत्र है, सबसे पहले आता है कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या है, तो देखिए आपके सामने यहां पर एक तो भोजन के हैं जटिल अणु। भोजन के क्या हैं? जटिल अणु है। और जटिल अणु को हमें कौन सी क्रिया के द्वारा? एंजाइमेटिक अपघटन, हाइड्रोलाइसिस यानी एंजाइम अपघटन के द्वारा सरल और अवशोषण होने योग्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र क्या है? भोजन के जटिल अणु का एंजाइमेटिक अपघटन, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के द्वारा सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पाचन तंत्र की संरचना। तो पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है आपके सामने वो है मानव की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन। दूसरा जो आपके सामने भाग है वो सहायक या पाचक ग्रंथियां। दूसरा कौन सा है? सहायक या पाचक ग्रंथियां। तो देखिए आपके सामने पाचन तंत्र की संरचना के अंतर्गत हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को बोलते हैं मानव की आहार नाल और दूसरे भाग को बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। मानव की जो आहार नाल होती है वो मुख से प्रारंभ होती है और गुदा में जाकर समाप्त हो जाती है, यानी मुख से प्रारंभ होती है और मुख से प्रारंभ होने के बाद यह गुदा भाग में समाप्त हो जाती है। कौन से भाग में समाप्त हो जाती है? गुदा भाग में समाप्त हो जाती है। यह आपके सामने मुख है। तो देखिए ये मुख है, मुख भाग से प्रारंभ होती है और गुदा भाग से निष्कासित होती है, यानी मुख भाग से प्रारंभ हो रही है और गुदा भाग में समाप्त होती है। तो देखिए आपके सामने ये जो मुख है, मुख किसमें खुलता है? मुख कोशिका में खुलता है। और मुख कोशिका किसमें खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी आगे चलकर ग्रेसिका में खुलती है। फेरिंक्स। इसके बाद में देखिए ये आपके सामने अमाशय है, स्टोमक है। अमाशय, स्टोमक। इसके बाद में जो भाग आपके सामने है, ये जो दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, इसको हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके बाद में इसके अंदर जो आपके सामने है इस प्रकार से बड़ी साइज की जो है उसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद में ये आपके सामने मलाशय है, रेक्टम है और ये किस भाग के द्वारा बाहर खुल रहा है? गुदा के द्वारा बाहर खुल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है
होती है। मानव की आर नाल लंबी कुंडलित होती है। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 4 से 5 मीटर होती है। मृत्यु के बाद या मरने के बाद, शिथिल होने के बाद इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर हो जाती है। यानी जीवित अवस्था में इसकी लंबाई कम होती है 4 से 5 मीटर, और मरने के बाद में इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी लंबाई हो जाती है 7 से 8 मीटर हो जाती है। इसके बाद में देखिए, जो मानव की आनाल है इसको हम निम्न भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो माउथ है या मुख है। मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी ग्रेसिका में खुलती है। उसके बाद में ग्रेसिका आमाशय में खुलती है। आमाशय का जो पहला भाग है उसको हम बोलते हैं कॉर्डिया भाग बोलते हैं, और जो पश्य भाग है उसको हम पाइलोरिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पाइलोरिक भाग। ठीक है, पहला भाग कार्डिया हो गया, दूसरा पाइलोरिक भाग हो गया, और इसके बाद में जो ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है गुदा भाग है। तो इस प्रकार से पाचक ग्रंथियों की हम बात करें तो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी आती हैं? जो आपके सामने पहली है डार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि, और तीसरी जो आपके सामने है अग्नाशय ग्रंथि। यानी हमने मोटे तौर पर पढ़ा कि पाचन तंत्र और पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आहानाल का मुख भाग। क्या पढ़ेंगे? मुख भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव का मुख 2 होठों के द्वारा घिरा हुआ एक छिद्र होता है, उसे हम मुख कहते हैं, माउथ कहते हैं। यानी माउथ की परिभाषा क्या हो गई कि मानव में 2 ओस्टोस के द्वारा घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसको हम मुख कहते हैं। मुख में मुख्य रूप से दांत और जीभ पाई जाती है। यानी दांत और जीभ मुख के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम टीथ की स्ट्रक्चर व प्रकार पढ़ लेते हैं। जो दांत के अगर संरचना के अंतर्गत पढ़े तो देखिए, आपने पढ़ा होगा 2017 में दांत की संरचना नामक एक प्रश्न 2 नंबर का आया था। तो दांत की संरचना क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। दांत कठोर संरचना होती है। मानव के जो दांत होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए ऐसे दांतों को हम विषम दंती या हेट्रोडोंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हेट्रोडोंट। इसके बाद में देखिए, जो दांत होते हैं वो प्राय मसड़ों में या गर्त में धसे रहते हैं, इसलिए इन दांतों को हम गर्ददंती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गर्ददंती या थीकोडोंट। क्या बोलेंगे इनको? थीकोडोंट। इसके बाद में देखिए, जो दांत होते हैं वो प्राय आपके सामने 2 बार आते हैं मानव में, इसलिए दंतों को हम बोलते हैं दीवार दंती। क्या बोलते हैं इनको? दीवार दंती। बायोडायोडोंट, यानी बायोडायोडोंट बोलते हैं इनको। तो यानी कहने का मतलब दीवार दंती। तो दांत कैसे हो गए? विषम दंती, गर्त दंती और दीवार दंती। तो देखिए, बच्चों में जो सबसे पहले दांत आते हैं उन्हें हम अस्थायी दांत कहते हैं, टेम्परेरी टीथ, अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांतों को हम दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कहते हैं। बच्चों में इनकी संख्या 20 होती है। बच्चों में अस्थायी दांतों की या दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसके बाद में जो आपके सामने दूसरे जो दांत आते हैं उन्हें बोलते हैं स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। इनकी संख्या वयस्क मानव में 32 होती है। लेकिन देखिए, जो आपके सामने है कि दूध के दांतों में
कौन से दंत का प्रकार नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए अग्रचरणक दांत प्रीमोलर्स दांत नहीं पाए जाते हैं। दोबारा, दूध के दांतों में अग्रचरणक या प्रीमोलर्स दांत नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए दांत की संरचना का निर्माण एक कोशिका के द्वारा होता है। उस कोशिका को हम बोलते हैं डेंटिन कोशिका। क्या बोलते हैं इनको? हम डेंटिन कोशिका कहते हैं। दांत उद्गम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम एक सूत्र के द्वारा समझते हैं। सूत्र आपके सामने है इस प्रकार से 21, 23। ठीक है, यहां पर हम आपके सामने इनको बोल रहे हैं दांतों को, जैसे मार्के ICPM, यहाँ PM, यानी ICPM। तो देखिए आई का मतलब है इंसाइजर। पहला दांत कौन सा है? इंसाइजर है। तो आपके सामने इंसाइजर दांत आपके सामने होते हैं। सूत्र में देखिए आपके सामने 2, 1, 2, 3। तो आपके सामने देखो 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। तो ये तो हो गया ऊपरी जबड़ा, नीचे वाला हो गया निचला जबड़ा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने इंसाइजर जो दांत हैं, इनका प्रमुख कार्य है भोजन को काटना। इनका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को काटना। ठीक है, अब देखिए दोनों को हम 2 से गुणा कर देंगे तो आपके सामने संख्या आ जाएगी। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 ऊपरी जबड़े में और निचले में भी 4 आ जाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद में जो आपके सामने आता है सी को हम बोलते हैं रत्नक। क्या बोलते हैं? रत्नक। कैनाइन, क्या बोलेंगे? नहीं, कैनाइन बोलेंगे। तो देखिए आपके सामने इनका काम है भोजन को काटना, तो इनका काम है भोजन को तोड़ना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपके सामने देखिए जो तोड़ना है, और भी मैंने बताया था, सॉरी, उसमें देखिए आपके सामने कि दूध के दांतों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो वहां पर तो अग्रचरणक थे। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है रत्नक। कि जो रत्नक है इसका कार्य क्या है? भोजन को तोड़ना। ऊपरी जबड़े में एक है, निचले जबड़े में एक है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गए? 2/2 हो गए रत्नक दांत। इसके बाद में तीसरा जो आपके सामने आता है वो अग्रचरणक आता है। क्या आता है? अग्रचरणक, जिसको हम प्रीमोलर्स, क्या बोलते हैं इनको? प्रीमोलर्स दांत कहते हैं। और चौथे जो अंतिम है आपके सामने, अगर को हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है चरणक। क्या हो जाता है? चरणक हो जाता है। तो आपके सामने इसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो ये चरणक है, ये अग्रचरणक है। तो आप ध्यान रखिए प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दांत, इन दोनों का कार्य एक ही है, भोजन को चबाना। भोजन को चबाना इनका प्रमुख कार्य है। अगर संख्या की बात करें तो देखिए ऊपरी जबड़े में 2 है, निचले जबड़े में 2 है, तो उसको 2 से गुणा करेंगे तो इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4/4 हो जाएगी। फिर इसके बाद है चरणक है, इनकी संख्या देखिए आपके सामने ऊपरी जबड़े में 3 है, निचले जबड़े में 3 है, 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6/6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि भाई 8 इधर है, 8 नीचे है, 2 से गुणा करेंगे तो 16/16 हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो वयस्क में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। ठीक है, याद रखिए इनको। इसके बाद हम देखिए अगर दांत की संरचना हम पढ़ते हैं तो एक दांत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग, जो मैं केवल चित्र में आपको शॉर्टकट में दर्शाऊंगा। इस प्रकार से देखिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए आपके सामने इस प्रकार से, ये देखिए ये जो ऊपर का भाग है इसको हम बोलते हैं शिखर। बीच का जो भाग है इसको हम मध्य बोलते हैं। नीचे का भाग है इसको हम मूल या जड़ बोलते हैं, मूल या जड़। और इसको हम मध्य या गिरवा भाग बोलते हैं। इसको क्राउन कहा जाता है, इसको नेक और इसको रूट। ठीक है, इसके बाद में बीच में देखिए इसी प्रकार की संरचना आपके सामने ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है
जिसको हम दंतवलक कहते हैं, दंतवलक इनेमल। दांत का सबसे मजबूत व कठोर भाग होता है इनेमल या दंतवलक। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ऊपर का भाग है शिखर, गिरवा और मूल। यानी दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, शीर्ष या शिखर, गिरवा और मूल। तो शिखर भाग होता है, वो ऊपरी भाग होता है जिसके ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है, जिसको हम दंतावरण या दंतवलक कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? दंतावरण या दंतवलक या इनेमल कहते हैं। तो याद रखिए, होस्ट है शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? दंतवलक या इनेमल है। ठीक है, इसके बाद में देखिए शिखर के जस्ट नीचे जो भाग आता है गिरवा भाग है। गिरवा भाग क्या करता है? शिखर और मूल को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए हम बता सकते हैं कि गिरवा भाग जो होता है वो सीमेंट के समान कार्य करता है, सीमेंट के रूप में कार्य करता है। नीचे का जो भाग है मूल है, मूल नीचे का भाग होता है, मूल मसड़ों में दसा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से दांत के मतलब 3 भाग होते हैं। दांत एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिन्हें हम डेंटिन कोशिका कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। दांतों की संरचना को हम एक विशेष प्रकार के सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, यानी दांतों का विन्यास क्या कहलाता है? दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। जो मानव का दंत सूत्र है 21-23/21-23। ठीक है, यहाँ पर 2 है, एक इसके दर्शाते हैं, आई को दर्शाते हैं इंसाइजर को, आई जो है कैनाइन को दर्शाते हैं, और ये 3 मोलर्स को दर्शाते हैं, 3 किसको दर्शाते हैं? मोलर को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो भाग था इसमें जीभ। तो हमारे देखिए मुंह के अंदर मांसल लंबी पेशीय संरचना पाई जाती है, जिसको हम जीभ कहते हैं। जीभ पर लाखों की संख्या में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें स्वाद या टेस्ट का अनुभव कराती हैं, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। ये सारा जो हमारे सामने है ये केवल जीभ के द्वारा हमें, स्वाद कलिकाओं के द्वारा हमें टेस्ट का अनुभव होता है। तो एक मुख संरचना थी। मुख जिस संरचना में खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख जिस संरचना में आगे जाकर खुलता है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छोटा व सकरा भाग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रसनी भोजन पथ और श्वसन पथ दोनों के रूप में कार्य करती है, यानी भोजन के पथ के रूप में भी कार्य करती है और श्वसन पथ के रूप में भी कार्य करती है। ग्रसनी के अंदर यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र किसमें पाए जाते हैं? तो ग्रसनी में पाए जाते हैं। ग्रसनी के 2 अंतिम भाग, 2 छिद्र कौन कौन से होते हैं? 2 द्वार कौन कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं आपके सामने गलत, निगल द्वार, निगल द्वार, और एक भाग को हम बोलते हैं घाटी, ग्लोटिस भाग कहते हैं। ये दोनों ग्रसनी में पाए जाते हैं। ग्रसनी जिस संरचना में खुलती है उसे ग्रेसिका और इसोफेगस कहते हैं। ग्रेसिका भी एक छोटी व सकरा भाग होता है। ग्रेसिका आगे चलकर अमाशय में खुलती है। अमाशय एक थैलेनुमा व पेशी अंग होता है। अमाशय के अंदर संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। प्रथम भाग को हम कार्डिया कहते हैं। अमाशय का अग्रभाग कार्डिया कहलाता है। ग्रेसिका और अमाशय के बीच में स्थित होता है। कार्डिया भाग में एक पट पाया जाता है, कपाट, उसको हम कार्डिया कपाट या कार्डिया वाल कहते हैं। इसके बाद में पश्चिम भाग में जो संरचना पाई जाती है या भाग पाया जाता है उसको हम पाइलोरिक भाग कहते हैं, और उस छिद्र को पाइलोरिस छिद्र कहते हैं, पाइलोरस छिद्र कहते हैं। इसके ऊपर भी एक कपाट पाया जाता है जिसको पाइलोरिक कपाट या पाइलोरिक वाल कहते हैं। इसके बाद में कोडिया और पाइलोरी के मध्य का जो भाग होता है वो खंडस कहलाता है।
क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है, जो कार्डिया और पाइलोरिक भाग का मध्य भाग होता है। आमाशय की संरचना हम देखें तो इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। उन स्तरों को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। इस प्रकार से 4 स्तरों को हम बता सकते हैं। पहला जो स्तर है आपके सामने वह है अर्ध श्लेष्मिका, दूसरा है श्लेष्मिका, शिरोसा और पेशी स्तर। यानी आमाशय की संरचना में 4 स्तर होते हैं, शिरोसा, पेशी स्तर, श्लेष्मिका, अर्धश्लेष्मिका। ठीक है, शिरोसा भाग होता है वो आमाशय का सबसे भारी भाग होता है। इस भाग को हम यानी इस भाग में आंतरान उपस्थित होते हैं। दूसरा भाग पेशी स्तर होता है। पेशी स्तर जो इसके अंदर होता है आमाशय में वो वर्तुल पेशी स्तर होता है। श्लेष्मिका के अंदर देखें तो श्लेष्मिका जो होती है उससे श्लेष्मा का स्त्राण किया जाता है। श्लेष्मा का स्त्राण किया जाता है। श्लेष्मा का प्रमुख कार्य क्या होता है? आमाशय को स्वपाचन से रोकना। आमाशय को स्वपाचन से रोकना ये किसका कार्य है? श्लेष्मिका कार्य है। श्लेष्मिका के नीचे जो होता है अर्धश्लेष्मिका, जिसको सबमुकोसा बोलते हैं। सबमुकोसा, ऊपर श्लेष्मिका को मुकोसा बोलते हैं। तो यह अर्धश्लेष्मिका है। तो अर्धश्लेष्मिका होता है ग्रहणी पे, ठीक है, नीचे जो भाग होता है उसे अर्धश्लेष्मिका कहते हैं। अर्धश्लेष्मिका में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम गुणन ग्रंथियां, गुणस ग्रंथियां कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? गुणस ग्रंथियां बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि आमाशय के अंदर फिर आगे संरचना में हम देखें तो इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक ग्रंथि को तो हम बोलते हैं जठरगम या जठरागम भाग, एक को बोलते हैं जठर निर्गम भाग। यानी इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो जठरागम भाग होता है और एक जठर निर्गम भाग होते हैं। इन दोनों भागों से अलग अलग प्रकार की संरचनाएं स्रावित की जाती हैं और अलग अलग संरचनाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे जठर निर्गम है मान आपके सामने, यहाँ पर इसमें ऑक्सिटिक कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सिटिक सेल्स होती हैं जिनके द्वारा ऐसे स्रावित किया जाता है। इसमें इसी प्रकार से अम्लजनक कोशिकाएं हैं जिनको ऑक्सिटिक कोशिकाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से जठरागम पर यहाँ पर जो अवरोधन होता है उसको जठरागम अवरोधन कहते हैं। जठर निर्गम पर भी एक अवरोधन पाया जाता है जिसको जठर निर्गम अवरोधन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने पाचन तंत्र में संरचना कहां तक पढ़ी? आपने ये संरचना आपने आमाशय तक पढ़ ली है। ठीक है, आमाशय जिस संरचना में खुलता है उसको हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत बोलते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अगले क्लास में इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है।